नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले आपको बताएंगे पीएम मोदी के ऐतिहासिक ब्रुनोई दौरे पर दोनों देशों के बीच कौन से समझौते किए गए हैं। वहीं दूसरे मुद्दे में आपको बताएंगे यूपी में बुलडोजर एक्शन पर आखिर क्यों घमासान बढ़ता जा रहा है। वहीं तीसरे सेगमेंट आपको बताएंगे राहुल गांधी ने अपने मिशन कश्मीर में जम्मू कश्मीर के आवाम से कौन सा बड़ा वादा किया है। साथ ही आखिरी सेगमेंट आपको बताएंगे पेरिस पैरालंपिक में भारत ने कौन सा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ब्रुनोई दौरे के दूसरे दिन सुल्तान हसनल बोल्किया से उनके महल में मुलाकात की। इस दौरान सुल्तान और उनके परिवार के सदस्यों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने ब्रुनोई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में दोनों ने व्यापार संबंधों, वाणिज्यिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनोई की द्विपक्षीय यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। भव्य स्वागत के लिए सुल्तान को धन्यवाद। ब्रुनेई यात्रा पर गए पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रुनेई के सुल्तान बोल्किया ने अपने निवास इस्ताना नूरुल ईमान में जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनेई के सुल्तान और शाही परिवार को भव्य स्वागत के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने इस दौरान कहा, ब्रुनेई में मेरा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, जिसके लिए मैं शाही परिवार को धन्यवाद देता हूँ। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। यहाँ मिले अपनेपन ने मुझे दोनों देशों के सदियों पुराने संबंधों का एहसास कराया है। गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हिज मैजेस्टी और पूरे शाही परिवार का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है, लेकिन यहां मिले अपनेपन ने मुझे दोनों देशों के सदियों पुराने संबंधों का एहसास हर पल हम अनुभव कर रहे हैं। योर मैजेस्टी, इस साल ब्रुनेई की आजादी की 40वीं वर्षगांठ है। आपके नेतृत्व में ब्रुनेई ने परंपरा और निरंतरता के लिए एक महत्वपूर्ण संगम के साथ प्रगति की है। ब्रुनेई को स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ पर बधाई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान ने बंदर सेरी बेगवान में सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और रक्षा, व्यापार, ऊर्जा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी बातचीत की गई। प्रधानमंत्री ने इस दौरान कहा, मैं 140 करोड़ भारतीयों की ओर से स्वतंत्रता की 40वीं वर्षगांठ पर आपको और ब्रुनेई के लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। सबसे पहले मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। योर मैजेस्टी, हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है। हमारी मित्रता का आधार हमारी यह महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते रहे हैं। 2018 में हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आपकी भारत यात्रा की स्मृतियां आज भी भारत के लोग बहुत गौरव के साथ याद करते हैं। योर मैजेस्टी, मुझे अत्यंत खुशी है कि मुझे अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही ब्रुनेई की यात्रा करने का और आपसे भविष्य के विषय में चर्चा करने का सौभाग्य मिला है।
यह भी सुखद संयोग है कि इस वर्ष हम द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार होना ये हमारे लिए उज्जवल भविष्य की गारंटी है। हम एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी इस यात्रा से और हमारी चर्चाओं से आने वाले समय के लिए हमारे संबंधों को स्ट्रेटेजिक दिशा मिलेगी। कृषि, उद्योग, रक्षा के साथ सीधी उड़ान पर सहमति। वहीं पीएम मोदी की सुल्तान बोल्किया के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर समझौते किए गए। डेलीगेशन लेवल की बैठक के बाद भारत और ब्रुनेई के बीच एमओयू भी साइन हुए। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा, हमने कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ साथ फिनटेक और साइबर सुरक्षा में आपसी सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। प्रधानमंत्री ने कहा, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी के लिए जल्द ही सीधी उड़ानें शुरू की जाएंगी। इस अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि अपने संबंधों को एनहांस पार्टनरशिप का दर्जा देंगे। हमारी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए हमने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने कृषि, उद्योग, फार्मा और स्वास्थ्य के साथ साथ फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी में आपसी सहयोग पर बल देने का निर्णय लिया है। ऊर्जा क्षेत्र में हमने एलएनजी में लॉन्ग टर्म सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए हमने रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की संभावनाओं पर सकारात्मक विचार किए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए हमने सैटेलाइट डेवलपमेंट, रिमोट सेंसिंग और ट्रेनिंग पर सहमति बनाई है। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी के लिए जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू की जाएगी। पीएम मोदी की ब्रुनेई यात्रा की मायने। दरअसल भारत से 7,486 किलोमीटर दूर एक आइलैंड है, बोर्नियो। इस पर 3 देश बसे हैं, जिनमें से एक है ब्रुनेई। ये एक इस्लामिक देश है जहां सिर्फ 4 लाख लोग रहते हैं। बीते साल विदेश मंत्रालय के सचिव ब्रुनेई गए थे। यहाँ उन्होंने विदेश मंत्रालयों की एक बैठक में भाग लिया। तब दोनों देशों के बीच यह तय हुआ था कि भारत और ब्रुनेई अपने राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे होने पर एनिवर्सरी मनाएंगे। इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ब्रुनेई पहुंचे थे। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ब्रुनेई भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है। भारत जब सैटेलाइट लॉन्च करता है तो उनकी ट्रैकिंग के लिए भारत ने कई जगहों पर ग्राउंड स्टेशन बनाए हुए हैं। इसी के मद्देनजर भारत ने ब्रुनेई के साथ 2018 में एक एमओयू साइन किया। इसे कोऑपरेशन इन एलिमेंट्री ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन फॉर सैटेलाइट नाम दिया गया था। यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो चली है। दरअसल सीएम योगी ने अखिलेश यादव के बयान पर तंज कसते हुए पलटवार किया है कि बुलडोजर चलाने के लिए दिमाग और क्षमता दोनों होनी चाहिए, जिसके बाद अखिलेश यादव ने फिर सीएम के बयान पर पलटवार किया। देखिए वार और पलटवार की खास रिपोर्ट। बुलडोजर पर सीएम योगी और अखिलेश आमने सामने। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर राजनीति गरमाने लगी है। बुलडोजर एक्शन पर 2 तरफा हमला शुरू हो गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों बुलडोजर कार्रवाई पर बड़ी सुनवाई हुई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए जाने की बात कही गई है।
अब इस मामले पर यूपी का राजनीतिक पारा हाई है। सीएम योगी ने कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। उन्होंने कहा कि जिसके पास बुलडोजर जैसी क्षमता होती है केवल वही बुलडोजर चला सकता है। अब अखिलेश यादव ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। यूपी चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश ने कहा कि जनता बुलडोजर का स्टीयरिंग ही बदल देगी। जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। डीएनए को बोलने से पहले कि समाजवादियों के डीएनए में क्या है, कम से कम डीएनए का फुल फॉर्म तो बता दें। और जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? और कब पास हुआ था ये भी बता दें, कागज दिखा दें उसके। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। और बुलडोजर जो है, जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। यूपी में नियुक्तियों पर भी घमासान। वहीं यूपी में नौकरियों को लेकर भी सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग देखने को मिली। सीएम योगी ने कहा
युवाओं को आज नौकरी मिल रही है। पहले चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी, जाकर वह वसूली करते थे। महाभारत के ये रिश्ते एक साथ टूट पड़ते थे। वसूली में जब कम मोल ज्यादा होता था तो चाचा को धक्का देकर बाहर कर दिया जाता था। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, एक बार सदन में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 46 में 56 एसडीएम हो गए एक जात के। आज तक मुख्यमंत्री सूची नहीं दे पाए। मुझे खुशी है इस बात की कि यूपी में जो पुलिस भर्ती 2016-17 में हुई थी वह मेरिट पर हुई थी। कोई भी इसमें आरोप नहीं लगा सकता। मैं लखनऊ में नियुक्ति पत्र दे रहा था, उसमें कौशाम्बी के भी नौजवान थे, फतेहपुर के भी थे, सोनभद्र के भी थे, मिर्जापुर के भी थे, चित्रकूट के भी थे, चंदौली के भी थे, भदोही के भी थे, बिजनौर के भी थे, सहारनपुर के भी थे, ललितपुर के भी थे और महोबा के भी थे। हर कोने से आज युवा भर्ती हो रहा है, उसको नौकरी मिल रही है। और पहले तो चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जा करके वसूली करते थे, एरिया बांट दिए जाते थे, किधर चाचा जाएगा, कहीं भतीजा, कहां भतीजा जाएगा, कहां पर दूसरा भतीजा जाएगा, कहां पर। ये सब महाभारत के रिश्ते एक साथ टूट पड़ते थे। अलग अलग जनपद और कमिश्नरी बांट दी जाती थी, वसूली करते थे और बाद में जब वसूली में कम और ज्यादा होता था तो चाचा को धक्का देकर बाहर कर दिया जाता था। बहन और भाइयों, अब ऐसा नहीं होगा। यूपी में अब कोई वसूली नहीं कर सकता है। यूपी के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश बन चुका है। ये पत्रकार साथियों से मैं कहूंगा, ये बड़ा सब्जेक्ट है और इस पर जरूर रिसर्च आप लोगों को करनी चाहिए। और रिसर्च इस बात की भी करनी चाहिए कि एक बार सदन में इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 46 में 56 एसडीएम हो गए एक ही जाति के। आज तक मुख्यमंत्री सूची नहीं दे पाए हैं और मुझे खुशी है इस बात की, जिस समय उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती 2017-16 में हुई थी वो मेरिट पे हुई थी। कोई भी एक नौजवान नहीं कह सकता कि कहीं भी किसी तरह का भ्रष्टाचार हुआ हो या उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा हो या किसी का पेपर छूटा हो। सोचिए, मुख्यमंत्री को जवाब तो इस बात का देना चाहिए कि 30% बच्चों को परीक्षा लिखने से दूर रखा गया और जानबूझ करके कि जो गांव गरीब बच्चे हैं जो शहरों में या सेंटर नहीं ढूंढ सकते हैं उनका पेपर छूट जाए, इसीलिए इकट्ठी भर्ती कराई। हालांकि भर्ती हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अभी नौकरी की बड़ी जरूरत है। जिस सरकार ने 10 साल में नौकरियां रोजगार न दिया हो उससे क्या उम्मीद करोगे आप? कितने बड़ी संख्या में नौजवान हैं जो नौकरी चाहते हैं, उसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। ये मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे उपजा बुलडोजर विवाद? दरअसल सीएम योगी ने बुलडोजर वाला बयान आखिर क्यों दिया? बुलडोजर के बहाने सीएम योगी ने अखिलेश यादव को सुनाया है। सीएम योगी ने सपा की सरकार बनने पर बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ने संबंधी अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। अखिलेश ने मंगलवार को लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा था, साल 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा और राज्य में समाजवादी सरकार बनते ही पूरे प्रदेश के बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के चुनाव अभियान का जोरदार आगाज किया है। रामबन में आयोजित मेगा रैली में राहुल ने बता दिया चुनाव के दौरान और उसके बाद कांग्रेस इस राज्य में किस एजेंडे के तहत काम करने वाली है। राहुल गांधी ने कहा, अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिलाएंगे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाने साधे। जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड वापस दिलाने का वादा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद कर दिया है। राहुल ने रामबन और अनंतनाग में चुनावी रैली की। राहुल ने कहा, जम्मू कश्मीर से स्टेटहुड छीना गया, हम इसे वापस देंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है
और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, या ये स्टेटहुड देंगे, नहीं तो फिर अगली सरकार जो दिल्ली में आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, उनका पहला काम होगा आपको स्टेटहुड देने का। राहुल का एलजी पर निशाना। राहुल ने आगे कहा, यहाँ पर कहा जाता है कि एलजी जम्मू कश्मीर को चलाते हैं, लेकिन ये एलजी शब्द गलत है। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, वैसे ही ये 21वीं सदी के राजा हैं। ये जो भी करना चाहते हैं वो करते हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि एलजी जम्मू एंड कश्मीर को चलाता है, बट सचमुच में वो एलजी शब्द गलत है। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, वैसे ही ये 21वीं सदी के राजा हैं। जो ये करना चाहते हैं करते हैं, जो भी करना चाहते हैं करते हैं। और सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को ना रोजगार मिलता है, ना फायदा होता है, और यहां आपके जो राजा बैठे हुए हैं वो पूरा का पूरा फायदा बाहर के लोगों को दिलवा रहे हैं। 18 सितंबर को होगा पहले चरण का मतदान। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के रामबन के बनिहाल विधानसभा में एक चुनावी शंखनाद किया है। यहां से पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल वानी चुनाव लड़ रहे हैं। यहां पर 18 सितंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। वहीं इस रैली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी शिरकत की। बता दें कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। और अब आखिर में बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक की, जहां भारतीय टीम का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है। भारत ने पेरिस में अब तक के किसी भी पैरालंपिक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत के पैरा एथलीट अब तक कुल 21 मेडल जीत चुके हैं, जो टोक्यो पैरालंपिक से भी ज्यादा हैं। खास बात यह है कि टोक्यो में मेडल जीतने वाले खिलाड़ी पेरिस पैरालंपिक में भी शामिल हैं। देखिए खास रिपोर्ट। भारत के पैरा एथलीट्स रचा इतिहास। भारत के पैरा एथलीट्स ने पेरिस पैरालंपिक में इतिहास रच दिया। अब तक किसी भी पैरालंपिक में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। भारत पेरिस पैरालंपिक में अब तक 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल के साथ 20 मेडल जीत चुका है। खास बात यह है कि इस बार जिन खिलाड़ियों ने इस बार मेडल जीते हैं, उनमें 9 तो टोक्यो पैरालंपिक के पदकवीर भी रह चुके हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। कुल 19 मेडल्स के साथ यह भारत का पैरालंपिक गेम्स में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। पैरा एथलीट मुरलीकांत पेटकर ने पैरालंपिक गेम्स में साल 1972 में भारत को पहला मेडल जिताया था। मुरलीकांत पेटकर वही खिलाड़ी है जिनकी जिंदगी पर हाल में चंदू चैंपियन फिल्म भी आई थी। 10 खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक में भी थे पदकवीर। अब आपको बताते हैं आखिर टोक्यो और पेरिस पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले कॉमन खिलाड़ियों के बारे में। कुल 10 खिलाड़ी हैं जो पेरिस और टोक्यो दोनों के ही पदकवीर हैं। टोक्यो में ऊंची कूद में सिल्वर जीतने वाले निषाद कुमार ने इस बार भी सिल्वर मेडल जीता। अवनी लेखरा ने टोक्यो में गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता था। इस बार भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। सुंदर सिंह गुर्जर ने जैवलिन थ्रो में टोक्यो की तरह इस बार भी ब्रॉन्ज जीता। ऐसा ही प्रदर्शन योगेश कथुनिया का रहा, जिन्होंने डिस्कस थ्रो में टोक्यो की तरह इस बार भी सिल्वर जीता। वही टोक्यो पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रहे सुमित अंतिल ने पेरिस में भी धमाल मचाया और रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। शूटिंग में मनीष नरवाल ने पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने इस बार सिल्वर मेडल हासिल किया। इसके अलावा मरियप्पन थंगावेलू और शरद कुमार सुहास एलवाई भी इस लिस्ट में शामिल है। भारत के खाते में अब तक 21 मेडल। पेरिस पैरालंपिक का आज 7वां दिन है। बुधवार का पहला मेडल सचिन सर्जेराव ने शॉटपुट में दिलाया। उन्होंने 16.32 की स्कोर के साथ एशियन रिकॉर्ड बनाते हुए शॉटपुट की मेंस F46 कैटेगरी में सिल्वर जीता। भारत ने अब तक 21 मेडल जीत लिए हैं। यह पैरा गेम्स के इतिहास में भारत का
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। विमेन्स 400 मीटर में सबसे पहले दीप्ति जीवांची ने ब्रॉन्ज जीता। फिर मेंस की F46 कैटेगरी के जैवलिन थ्रो इवेंट में अजीत सिंह ने सिल्वर और सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। वहीं मेंस T42 कैटेगरी के हाई जंप इवेंट में शरद कुमार ने सिल्वर और मरियप्पन थंगावेलु ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। हाई जंप में अमेरिका के इजरा फ्रेच और जेवलिन थ्रो में क्यूबा के गुलेर्मो गोंजालेज ने गोल्ड मेडल जीता। हाई जंप में भारत के शैलेश कुमार चौथे स्थान पर रहे, जबकि जेवलिन थ्रो में रिंकू ने 5वें नंबर पर फिनिश किया। सचिन खिलाड़ी ने भारत को दिलाया सिल्वर मेडल। पेरिस पैरालंपिक में 7वें दिन भारत के सचिन खिलाड़ी ने पुरुषों के शॉटपुट F46 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत लिया। ये आज के दिन का पहला मेडल था। इस सिल्वर मेडल जीतने के साथ ही सचिन 40 साल में पैरालंपिक शॉटपुट मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बन गए। इससे पहले 1984 में भारत को मेंस शॉटपुट में पहला मेडल आया था। सचिन के इस मेडल के साथ ही भारत के मेडल की संख्या 21 पहुंच गई। सचिन एशियाई रिकॉर्ड 16.32 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कनाडा के ग्रेग स्टीवर्ट ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। क्रोएशिया के लुका बाकोविच के खाते में ब्रॉन्ज मेडल गया। सचिन ने इससे पहले वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में एशियाई रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था। एशियाई रिकॉर्ड तोड़ते हुए जीता मेडल। 34 वर्षीय खिलाड़ी ने अपने दूसरे प्रयास में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 16.30 मीटर का अपना ही एशियाई रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने ये रिकॉर्ड मई 2024 में जापान में हुई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतते हुए बनाया था। खिलाड़ी का सिल्वर मेडल मौजूदा पैरा गेम्स में पैरा एथलेटिक्स में आया 11वां मेडल है। उन्होंने पिछले साल चीन में हुए एशियन पैरा गेम्स में भी गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया था। F46 कैटेगरी उन एथलीटों के लिए है जिनके हाथ में कमजोरी, कमजोर मसल्स या हाथों के मूवमेंट में कमी होती है। इसमें एथलीट खड़े होकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत के पदकवीर अवनी लेखरा शूटिंग गोल्ड मेडल, वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल। मोना अग्रवाल शूटिंग ब्रोंज मेडल, वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल। प्रीति पाल एथलेटिक्स ब्रोंज मेडल, वुमेन्स 100 मीटर रेस। मनीष नरवाल शूटिंग सिल्वर मेडल, मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल। रुबीना फ्रांसिस शूटिंग ब्रोंज मेडल, वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल। प्रीति पाल एथलेटिक्स ब्रोंज मेडल, वुमेन्स 200 मीटर रेस। निशाद कुमार एथलेटिक्स सिल्वर मेडल, मेंस हाई जंप। योगेश कथुनिया एथलेटिक्स सिल्वर मेडल, मेंस डिस्कस थ्रो। नितेश कुमार बैडमिंटन गोल्ड मेडल, मेंस सिंगल्स। मनीषा रामदास बैडमिंटन ब्रोंज मेडल, वुमेन्स सिंगल्स। थुला सिमथी मुरुगेसन बैडमिंटन सिल्वर मेडल, वुमेन्स सिंगल्स। सुहास एल यथिराज बैडमिंटन सिल्वर मेडल, मेंस सिंगल्स। शीतल देवी राकेश कुमार तीरंदाजी ब्रोंज मेडल मिक्स्ड कंपाउंड ओपन। सुमित अंतिल एथलेटिक्स गोल्ड मेडल, मेंस जेवलिन थ्रो। नित्यश्री सिवन बैडमिंटन ब्रोंज मेडल, वुमेन्स सिंगल्स। दीप्ति जीवंची एथलेटिक्स ब्रोंज मेडल, वुमेन्स 400 मीटर। मरियप्पन थंगावेलु एथलेटिक्स पुरुष ऊंची कूद ब्रोंज मेडल। शरद कुमार एथलेटिक्स पुरुष ऊंची कूद सिल्वर मेडल। अजीत सिंह एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक सिल्वर मेडल। सुंदर सिंह गुर्जर एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक ब्रोंज मेडल। सचिन खिलाड़ी शॉटपुट F46 सिल्वर मेडल। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का धमाकेदार प्रदर्शन जारी है। भारत अब तक 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 10 ब्रोंज मेडल जीत चुका है। 21 मेडल जीतकर भारत फिलहाल 19वें नंबर पर है। चीन पहले, ब्रिटेन दूसरे और अमेरिका तीसरे नंबर पर है। भारतीय प्लेयर्स ने टोक्यो पैरालंपिक में 19 मेडल जीते थे। अब देखना ये रहेगा कि भारतीय टीम और कितने मेडल अपने खाते में डाल पाती है। स्पोर्ट्स डेस्क ANB न्यूज। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।